चलो, तो वो सवाल क्या थे मैं बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था जो मैंने दिया था आपको, वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे आपका NH3 पॉजिटिव लगा हुआ था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, है ना। तो हम केस की बात कर रहे थे, किसके, कॉन्जुगेशन के केस की बात कर रहे थे। और कॉन्जुगेशन के केस में हम बात कर रहे थे, सबसे पहला केस जिसमें हम किसकी बात कर रहे थे, पाई और पी के बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पी ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन देख रहे थे। तो उसमें आपको एक ऑप्शन मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे क्या आप कॉन्जुगेशन कर पाओगे, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो आप रेजोनेंस अगर होता तो आप कैसे बनाते स्ट्रक्चर इसका, यही तो स्ट्रक्चर बनाते, NH3 इधर डबल बॉन्ड के साथ और इधर पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, क्या ये पॉसिबल है, ये आपका क्या होगा, इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है। क्यों है इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, 5 बॉन्ड बना सकता है, बोलो। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। और नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये वाला रेजोनेंस तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ये वाली कैसी कंडीशन हो गई, इम्पॉसिबल कंडीशन होगी यहाँ, यानी यहाँ पे नो रेजोनेंस होगा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंडीशन जो हम कह रहे थे कि पाई और पी के बीच में हम देख रहे हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और पी भी खाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। तो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, आपका पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नहीं हो सकता। दूसरा मैंने आपको दिया था कि भैया इसके आपको टोटल रेजोनेंस बताने थे, शायद यही था मेरे को जहाँ तक याद है, ये और डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यही था ना। तो मैंने कहा था कि इसके टोटल आपको रेजोनेंस बताने, तो टोटल रेजोनेंस कितने होंगे इसके, आपको ये बताना था। तो उसके लिए मैंने तरीका ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप आसानी से काउंट कर पाओगे कि कितने आपके रेजोनेंस यहाँ पे होंगे। अगर आपने वो तरीका फॉलो किया तो आप टोटल काउंट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसका अल्टरनेट पोजीशन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का अल्टरनेट पोजीशन क्या है, ए, ये वाला। इस ए का अल्टरनेट पोजीशन क्या है, यहाँ से इधर इधर आ जाओ, यहाँ पे बी हो गया। इस बी का अल्टरनेट पोजीशन क्या है, सी। सी का अल्टरनेट पोजीशन क्या है, डी। डी का अल्टरनेट पोजीशन या तो बी होगा या ए होगा, है ना। और ए का अल्टरनेट पोजीशन या तो बी होगा, डी होगा, या फिर ये वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको कितने जगह पे पॉजिटिव चार्ज घूमता हुआ दिखाई देगा, 1 2 3 4, 4 जगह पे ये, और एक बेचारा पॉजिटिव तो हमारा यहाँ पे भी है। तो टोटल कितनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होगा, 5 जगह पे पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। तो इसके अलावा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो 4 और बनेंगे। इसके अलावा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 और बनेंगे। इतनी बात समझ में आई थी, यही तो मैंने आपसे पूछा था, याद आ रहा है। अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा हो तो आपसे यही तो मैंने पूछा था। तो यहाँ पे एक नोट बना के आप लिख सकते हैं, नोट बना के आप इसकी नोटबंदी कर सकते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आप लिखिएगा कि ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी इन वॉलेट ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, आप भले ही रेजोनेंस कितना भी करवाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रेजोनेंस कराते टाइम पे आप कौन सा रूल वायलेट नहीं करोगे, ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करोगे। किसमें, खासकर से सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए। कहाँ के लिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वही आपका ऑक्टेट रूल ज्यादा फॉलो करते हैं। कौन से पीरियड एलिमेंट बेटा, सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पीरियड या मोर देन थर्ड पीरियड एलिमेंट की, तो उनके पास डी ऑर्बिटल आ जाता है, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो आपका ऑक्टेट रूल इजीली फॉलो नहीं करते। और ठीक है, अगर आगे आ गया नहीं आया तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वाली बात समझ में आती है सबको। हेलो, हर्षिता रविंद्रनाथ, क्या हाल है। तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया तो क्लियर है यहाँ तक, बोलो। हम बात करेंगे केस सेकंड, यहाँ पे लिख दीजिएगा केस सेकंड। इसमें लिखिए, व्हेन पाई बॉन्ड
when pi bond is in conjugation with free radical। आप जानते हो फ्री रेडिकल क्या होता है? सब जानते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल जानते ही होंगे सब लोग। जब हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होती है, होमोलिटिक ब्रेकिंग होती है, तो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो उसको हम वहां से क्या जनरेट होता है? फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। तो इसके दो पार्ट, दो आपके रूल आपको बेसिकली समझने पड़ेंगे। पहला, जो आपका पाई बॉन्ड है, यानी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे हम किसकी तरह तोड़ेंगे? होमोलिटिक मैनर में तोड़ेंगे। तो ब्रेक पाई बॉन्ड इन होमोलिटिक मैनर, होमोलिटिक मैनर। आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? पाई बॉन्ड आपको होमोलिटिक मैनर में तोड़ना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम। आप ऐसा नहीं करोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कभी बढ़ा दो कभी कम कर दो। ये आपके घर की खेती नहीं है। आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या रखोगे बेटा? कांस्टेंट रखोगे, फिक्स रखोगे। अगर नहीं रख पाओगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो होना क्या है इसके अंदर, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं कि भैया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसमें इसमें आपको किस तरीके से रेजोनेंस होगा, तो देखिएगा। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर है हमारा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल है। अब आपसे कह रहा है कि इसका आप क्या बना दो बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। क्या बना दो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। तो अगर आपने कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मैं बना रहा हूँ, भैया इसका बॉन्ड ऐसे टूटा तो इसने इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ले लिए, और ये वाला अपना यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कुछ ऐसा बना दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और तीनों के ऊपर क्या दे दिया? एक 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 फ्री रेडिकल दे दिया। क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है? क्या स्टेबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला? नहीं है। तो ये तो आपका क्या होगा? अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर हो गया? अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो इसको हम लिख लेंगे अनस्टेबल, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसको तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। इसको हम क्या नहीं करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको आप ऐसे बॉक्स में रख दो। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपका दूसरा स्ट्रक्चर आपका कौन सा स्टेबल हो सकता है? तो आप देखिएगा कि बॉन्ड क्लीवेज ऐसे टूटेगी, और यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल जनरेशन हो रहा है, ये फ्री रेडिकल जनरेशन क्या करेगा? इस फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। तो आपके पास जो नया कंपाउंड बन के आएगा, वो नया कंपाउंड आपका क्या होगा? देखो, मतलब नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? CH2, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये वाला अनस्टेबल है, ये बनेगा, ये आपका आपका फ्री फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। लेकिन आपका ये वाला क्या हो जाएगा? फ्री फॉर्म में मिल सकता है। क्यों मिल सकता है बेटा? क्योंकि इसकी ट्रांजिशन के बाद ही ये फॉर्म होगा। तो ये बीच में एक स्टेप है जहां पे आपके तीनों फ्री रेडिकल बनेंगे, बट एट द एंड आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, हमने यहाँ पे 3 कर दिए, जो कि गलत है। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या रखना है? फिक्स रखना है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? हाँ या ना? तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका तुमसे कहूँ कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दो, तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाओगे? तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए आपको ये तीनों तो लिखने पड़ेंगे। CH2 CH CH2, ये था। और इसके बाद जो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया तो डॉटेड डॉटेड बना दो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पे भी डॉटेड डॉटेड हो गया। अब फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ पे मिला है आपको? तो एक फ्री रेडिकल इस पे मिला, एक फ्री रेडिकल इस पे मिला, तो यहाँ पे डेल्टा फ्री रेडिकल, और यहाँ पे भी आप क्या बना दो? डेल्टा फ्री रेडिकल बना दो। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसी का एक आप फटाफट से मुझे बताइए कि इसमें नेक्स्ट जो मैं दे रहा हूँ उसमें टोटल आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनाओगे?
बी देखते हैं। ये आपको एक बेंजीन रिंग दे रखी है, इस बेंजीन रिंग में आपको एक CH2 फ्री रेडिकल दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बना सकते हैं। जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। देखिएगा क्या करना है यहाँ पे, एक चीज तो आपको क्लियरली समझनी होगी कि मैं वही तरीका आपको लगाना है कि चार्ज कहाँ कहाँ घूम सकता है। ये फ्री रेडिकल कहाँ घूमेगा, फ्री रेडिकल आपकी अल्टरनेट पोजीशन पे ही घूमेगा। और अल्टरनेट पोजीशन कौन कौन सी है देखिएगा। इसकी अल्टरनेट पोजीशन क्या होगी, ये इसकी अल्टरनेट क्या होगी, ये और इसकी अल्टरनेट क्या होगी, ये। तो तीन तो ये स्ट्रक्चर हो गया, चौथा स्ट्रक्चर तो ये दे ही रखा है। तो टोटल कितने रेजोनेंस हाइब्रिड बनेंगे, चार बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, चार रेजोनेंस बनेंगे। और इसका हाइब्रिड अगर आपको बनाना होगा, टोटल यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा भी देता हूँ कि क्या बनेगा। यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा देखो, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। आया समझ में। तो अब इसका अगला रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगला वाला क्या बनेगा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 रहने ही वाला है। अब यहाँ से कहाँ पे पहुंचना है, बी पे पहुंचना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, फ्री रेडिकल और आ गया, और यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड आ गए। अगला रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे तो अगला रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बनेगा कि भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 तो था ही, कहाँ पे पहुंचना, सी पे पहुंचना है, तो सी पे पहुंचा दिया। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है। अब इसका अगर वापस से बनाओगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वापस से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। बस इस बार बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आपकी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये आपके टोटल चार स्ट्रक्चर हो गए। और इनका अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने का मतलब तो आप सब जानते हो, पूरा स्ट्रक्चर बनाओ और जहां जहां पे चार्ज घूम रहा है वहां पे पार्शियल दे दो। तो आपका इसका किस तरीके से हो जाएगा कि ये CH2 था, ये सारे सिंगल बॉन्डेड थे, बट डबल बॉन्ड करेक्टर क्या आ रहा था, सब में आ रहा था। तो सब में क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर। और डेल्टा जो आपका आया है फ्री रेडिकल, वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, एक तो डेल्टा फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक डेल्टा फ्री रेडिकल यहाँ पे, डेल्टा फ्री रेडिकल यहाँ पे, और डेल्टा फ्री रेडिकल यहाँ पे। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये सेकंड केस आपको समझ में आया किसके साथ बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ। क्लियर है। तो अगला लिखते हैं केस नंबर थर्ड। केस थर्ड लिख लीजिए अपनी कॉपी में, C3 लिखिएगा। केस थर्ड है हमारे पास, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, वो आपका किसके साथ रेजोनेंस में चला जाए, डी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में चला जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, व्हेन लोन पेयर is in conjugation with vacant d orbital। ओके। तो आपका जो लोन पेयर है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। तो ऐसे आपके दो तीन केस मुझे जरा बताएंगे, मुझे जरा बताइएगा कि वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे आप, क्या किस तरीके से आपका जाएगा, कोई अगर किसी को बताएगा। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो किसके साथ, वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ। कोई एग्जाम्पल किसी के पास नहीं है, चलो मैं बताता हूँ, बता दें। चलो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे रखा हो CH2। तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसका एक केस देखिए कि लोन पेयर भी हो और पड़ोस में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो इसका केस ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया CH2Cl, और यहाँ पे CH2 के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। CH2 के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप देखिएगा कि CH2 के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है
और पड़ोस में आपका क्या है बेटा, क्लोरीन है जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है। कौन सा ऑर्बिटल खाली होता है? डी ऑर्बिटल खाली होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा, ये इंडक्टिव वैल्यू दिखाएगा और खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, करने क्या करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो ये खींचने की कोशिश करते हुए रेजोनेंस करके आपका स्ट्रक्चर क्या बना देगा, देखो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव। अब यहाँ से जो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये किसके साथ रेजोनेंस में चले गए, क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ, रेजोनेंस में चले गए। और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एक नेगेटिव चार्ज क्लोरीन ने एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ पे क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो ये वाली बात आपको क्लियरली समझनी होगी। अब यहाँ पे वो ना थोड़ा घुमाने के लिए कुछ इस तरीके का दे देता है, कह देता है CH2F दे रखा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दो। तो क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे? क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे? CH2F दे दिया, क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे? क्योंकि फ्लोरीन के पास आपका डी ऑर्बिटल नहीं है, तो फ्लोरीन आपका ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो लोन पेयर है, इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखाई दे रही। पॉसिबिलिटी तो तब होती जब फ्लोरीन के पास क्या होता, डी ऑर्बिटल होता, तो ये आपका नहीं बनाएगा। तो अगर कभी आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, तो स्टेबिलिटी में आपके पास क्या बनेगा, देखो ध्यान से। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं लगाऊं तो आपका CH2Cl नेगेटिव ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू CH2F नेगेटिव से। आई बात समझ? रीजन क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये आपकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम कर देगा, और ये वाला स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है ये वाली बात? दूसरा एक और एग्जांपल, अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की ही बात करें तो इस तरीके का देख लो कि ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, और यहाँ इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। दूसरा आपको दे रखा है सल्फर, सल्फर, और इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए जरा। लेफ्ट वाला या राइट वाला, यानी ए या बी? यानी मैं बोल रहा हूं ए या बी? सेकंड वाला आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? तो अगर आप देखिएगा, रीजन इसका यह है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, और ऑक्सीजन के पास अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड नहीं कर सकता, मतलब तीन बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा ये। जबकि यहाँ पे सल्फर के पास क्या है कि डी ऑर्बिटल खाली है, और डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया? तो ये वाली बात याद रखिएगा कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में अगर आपके पड़ोस में बिल्कुल नेक्स्ट वाले एटम पे अगर आपका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो वो पड़ोस वाले डी ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं कर सकता? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब यहां से अगला हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि लोन पेयर का केस देखते हैं किसके साथ बेटा, लोन पेयर का केस देखेंगे बैकेंड पी ऑर्बिटल के साथ। किसके साथ? बैकेंड पी ऑर्बिटल के साथ। ये सारे के सारे मैं केस कराते जा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको इसकी पूरी डिटेलिंग आपको समझ में आ जाए, कि क्योंकि इफेक्ट लगाना तो बहुत आसान है, इफेक्ट तो आप बहुत आराम से लगा सकते हो, बस उसकी डिटेलिंग थोड़ी सी आप कर लोगे तो आपको पढ़ाने में पढ़ने में दोनों में मजा आएगा। तो अगला है केस नंबर 4, इसको भी लिख लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि लोन पेयर जो हो, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद वैकेंट पी ऑर्बिटल
हमने एक केस किया था पिछला, सबसे पहला केस किया था पाई इलेक्ट्रॉन विद पी ऑर्बिटल, है ना। अब ये दूसरा केस है, ये है लोन पेयर विद पी ऑर्बिटल। तो आपका लोन पेयर अगर पी के साथ हो तो क्या होगा, ये आपको देखना है। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो आपके लोन पेयर होते हैं पी ऑर्बिटल के पड़ोस में, तो यहाँ पे अगर ये पी ऑर्बिटल कार्बन का खाली है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पी ऑर्बिटल कार्बन का खाली है और इस कार्बन खाली के पी ऑर्बिटल के बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल नेक्स्ट एटम पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो समझ लेना वो कार्बोकेटायन बहुत ही स्टेबल होगा। ठीक है, वो कार्बोकेटायन क्या होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जांपल देखिए, वो ये कह रहा है कि भैया CH2 पॉजिटिव और OH। अब हमें समझ में आता है कि CH2 पॉजिटिव का मतलब है ये जो कार्बन है इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल, p वेकेंट ऑर्बिटल है। और ये ऑक्सीजन जो है इसके पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर, है ना। तो ये क्या करेगा, ये आपका रेजोनेंस कराएगा। रेजोनेंस किसके बीच में कराएगा, कॉन्जुगेशन किसके बीच में कराएगा, लोन पेयर और पी ऑर्बिटल के बीच में। तो लोन पेयर और पी ऑर्बिटल के बीच में अगर कॉन्जुगेशन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका बनेगा CH, मतलब नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, CH2OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में, नहीं आई? ये वाला तो केस आपको मैंने बताया भी है कई बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब क्वेश्चंस करा रहे थे तब मैंने ये वाले केस बताए भी थे कि कार्बोकेटाइन के पड़ोस में अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लो, दूसरा भाई भी अपना दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो अमाइन दे रखा है, CH2NH2 दे रखा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ये NH2 भी क्या है बेटा, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, लोन पेयर है इसके ऊपर। ये क्या करेगा, वही करेगा जो आपने सीखा है, NH2 डबल बॉन्ड, CH2NH2, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये वाले जो केस होते हैं ये आपके क्या करते हैं, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन increases due to this effect। आपकी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किस इफेक्ट की वजह से, इसी इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। तो जैसे अगर हम इसके ऊपर दो चार सवाल कर लें, पांच छह सवाल अगर हम मतलब दो चार सवाल कर लें, कहीं कहोगे सर आप एक एक करके सवाल बढ़ाते रहते हो, जैसे एक सवाल करके देख लें। जैसे आपसे कह दिया कि भैया ये बताओ, ये आपको ऑक्सीजन दे रखा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, अगला स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है NH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। कौन से ऑर्डर लगाने, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको बताना है A या B में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ज्यादा होगी ना, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन से थोड़ी ज्यादा होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका क्या करेगा, आसानी से लोन पेयर दे देगा। अच्छा, सेकंड केस करके देखो, इसमें भी आप बताओ कि यहाँ पे आपको, अरे ये क्या कर दिया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सोचो ये न पूछो तुम। आपसे कह रहा है कि इन तीनों में आपको बताना है A, B और C। इन तीनों में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव है। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, बताओ बताओ जल्दी बताओ।
देखो क्या होगा सेकंड में, अगर आपका ऑर्डर लगाने को बोले तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा क्या हो जाएगा, ए। फिर हमारा यहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा, फिर आएगा सी। फिर यहाँ तो लास्ट में आपका बचेगा ही, तो ए सी बी हमारा इसका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई बताएगा, थर्ड में आप बताओ, थर्ड में क्या हो जाएगा। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, देखो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला तो केस क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बट हमें पता है कि भैया ये आपका 3 डिग्री का, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है, ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। तो आपका ऑक्सीजन वाला केस तो सिमिलर है। अब आपको डिग्री देखनी पड़ेगी, तो डिग्री आपकी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां तक आपको समझ में आया, सेकंड केस समझ में आया, जब आपका लोन पेयर किसके साथ रेजोनेंस में आ जाए, किसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए, किसके साथ, पाई के साथ, और पी ऑर्बिटल के साथ, किसके साथ आ जाए, पी ऑर्बिटल के साथ, तब हम ये वाला केस करेंगे। क्लियर। अगला देखिएगा, अगला हमारे पास कॉन्जुगेशन किस, अगला केस जो है हमारे पास, देखो पांचवा, व्हेन पाई बॉन्ड इज इन conjugation with another pi bond। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं कि एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन निकालने वाले हैं। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आती है कि कैसे निकलेगा, ये तो तुम्हें आता भी होगा, उम्मीद करता हूँ। इस वाले केस को आपने खूब रट्टा भी मारा होगा। तो देखिएगा एक एग्जांपल देखिएगा इसमें कि आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। तो ये अगर आपको डबल बॉन्ड दिए हुए हैं तो आप क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन बना सकते हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या हम। तो इसके आपके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने हमेशा कहा है एक बात, कि हमेशा एक चीज को बिल्कुल ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा, कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से वो बहुत जरूरी है। तो हमारे पहले केस में क्या होना है, पहले केस में हमारा क्या होगा, कोई बताएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और टूटने के बाद कुछ इस तरीके से टूटेंगे कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक तरफ आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आती है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से तोड़ो कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने क्या करा कि मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करा कि कुछ इस तरीके से ऐसे ब्रेकिंग कर दी। होगा क्या, देखो ध्यान से, कि अगला जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कुछ ये बनेगा। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इतना आया समझ में। तो ये तो आयनाइजेशन हो गया सिंपली। पाई बॉन्ड का हमने क्या कर दिया, आयोनाइजेशन कर दिया। पाई बॉन्ड का हमने क्या कर दिया, आयनाइजेशन कर दिया। अब इस आयनाइजेशन के साथ हम क्या करेंगे, ये पड़ोस में जो आपका पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको घुमाओ ऐसे। इसको जब आप ऐसे घुमाओगे तो अगला स्ट्रक्चर अपना क्या दे देगा बेटा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया, इतना आ गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे इसके अलावा ये भी तो हो सकता है, देखो इसके अलावा हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम ये बनाए, और इस बार नेगेटिव इधर दिया था तो इधर पॉजिटिव दे देते हैं, इधर आपका क्या दे देते हैं, नेगेटिव दे देते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि दोनों तरफ से आप इसको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। दोनों तरफ से, इधर से भी घुमा सकते हो और इधर से भी घुमा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ गई बात समझ, हाँ या ना। ओके। तो ये आपका कैसा हो गया बेटा, ये आपका किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, सिमेट्रिकल है, किसी भी डायरेक्शन में भगा दो, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ऐसा। इसमें आप बताइए कि रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बन से कि ऑक्सीजन से, कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन से। भाई वहां तो आपका क्या था, नॉन डायरेक्शनल था, क्योंकि सब एक ही जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थे, सब सिमिलर थे। यहाँ पे एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन जो लग गया है बेटा, ये अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन इसने अगर अपनी तरफ खींचा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस तरीके से रेजोनेंस होगा, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या बन रहा था, पहले स्टेप में तो हमारा ये बन रहा था पॉजिटिव और ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज। सेकंड स्टेप में ये टर्निंग पॉइंट आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में जो बनेगा कंपाउंड, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्या? इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आपका बन सकता है? नहीं बन सकता इसके अलावा, क्योंकि आपका रेजोनेंस का जो आपका डायरेक्शन होगा वो इसी तरीके से होगा। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या आया था, डबल बॉन्ड आया था, तो हर जगह पे तो डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे आपका डेल्टा नेगेटिव हमेशा से रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आया था और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आया था। तो ये आपका क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? एक चीज क्या, मैं बता रहा हूँ कि जहां पे भी डायरेक्शनल रेजोनेंस होता है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे भी डायरेक्शनल रेजोनेंस होता है तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। कौन से को, जहां पे डायरेक्शनल रेजोनेंस होता है। और जहां पे नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट का ही एक पार्ट होता है, सिंपली। बस फर्क क्या होता है कि आपका मेसोमेरिक इफेक्ट तभी आपका अप्लाई होगा जब आपका डायरेक्शनल रेजोनेंस होगा, कि किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपका रेजोनेंस हो रहा है उसी डायरेक्शन में। अदरवाइज रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस, चाहे कोई भी मेसोमेरिक हो चाहे रेजोनेटिंग हो, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है। बट मेसोमेरिक इफेक्ट स्पेशल इफेक्ट है जहां पे आपका क्या होगा बेटा, रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या बात, और डायरेक्शनल रेजोनेंस देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बेंजीन रिंग में, जैसे अगर अपन बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग में आपका नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस है। बेंजीन रिंग में आपका क्या है, नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस है। और नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस यानी कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। लेकिन ये बेंजीन किसी और के साथ अगर लग जाए, किसी कंपाउंड में अगर ये लग जाए, तो ये एक ग्रुप की तरह काम करती है। तो जब ये ग्रुप की तरह काम करेगी तो ये खुद ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगी, खींचने की, है ना। और इंडिविजुअली अगर बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, अकेला बेंजीन है, तो ये आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना। आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस है, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे आपको कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल देख लो, इस तरीके का दे दिया जाए। हाँ, तो यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या लगा दिया, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। लो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसमें क्या होगा, ये आपको डायरेक्शन देगा रेजोनेंस की। अब आप यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से अपने आप नहीं कर सकते, यहाँ से अपने आप नहीं कर सकते, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी रेजोनेंस की। कैसी डायरेक्शन, देखो, आपको रेजोनेंस जो स्टार्ट करना होगा वो कहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से। ये ऑक्सीजन ने खींचा, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका यहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे शिफ्टिंग होगी तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर वापस से घूम के जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आ गए, किसी ग्रुप की वजह से आ गए, और यानी वहां पे आपका डायरेक्शनल आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, डायरेक्शनल। बात समझ में आ गई? तो जहां पे भी डायरेक्शनल रेजोनेंस होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेसोमेरिक। और जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रेजोनेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग। यानी इन जनरल जहाँ पे आपका डायरेक्शनल नहीं है उसको हम रेजोनेटिंग। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे एक और देखिएगा, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं आसानी से। ये आपको बेंजीन रिंग दे दिया उसने, और यहाँ पे आपको लगा दिया NO2, तो इसमें भी आप बना सकते हो, इसमें भी आप बना लोगे। अच्छा, इसके अलावा देखो, अगर आपको बेंजीन रिंग दे दिया
और इस बेंजीन रिंग में आपको क्या लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, साइनाइड। तो यहाँ पे भी आप इसके क्या बना सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्योंकि हमारा जो केस है वो केस कौन सा वाला मैं करा रहा हूँ, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने तीनों पाई के केस लिए हैं। OH का केस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि OH में आपका क्या होता है बेटा, लोन पेयर मूव करता है। क्या करता है, लोन पेयर मूव करता है। हाँ, ये सारे केस मैं पाई वाले करा रहा हूँ, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सारे केस कैसे हैं, पाई वाले हैं, क्योंकि पाई कॉन्जुगेशन दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई परेशानी अभी? तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। और आज का जो ये तीन है, इनके अपने कॉन्जुगेशन जरूर बना के लाइएगा, रेजोनेंस जरूर बना के लाइएगा। कल के केस में, कल के लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे के केस, जिसमें हम पढ़ेंगे पाई टू लोन पेयर क्या होगा, इन सब के बारे में। प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चंस करते रहिएगा, अदरवाइज कोई भी फायदा होने वाला नहीं है।